3 जून 2025 इस दिन आरसीबी ने 18 साल का सूखा खत्म किया और आईपीएल का कप उठाया। ये कप उन आलोचनाओं का जवाब था जिसका दंश टीम पिछले बहुत सालों से झेल रही थी। 2009, 2011 और 2016 में मैदान पर टीम हारती थी और दूसरी ओर फैंस के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता था। मगर इस बार सब कुछ बदल गया। सवाल ये है कि आखिरकार बेंगलुरु जीती कैसे? अगर आप कहेंगे कोहली के नेतृत्व में बेहतरीन बल्लेबाजी और भुवनेश्वर कुमार के नेतृत्व में धारदार गेंदबाजी का बैलेंस, जो सच है। लेकिन इस सच में सवाल ये है कि 18 सालों बाद ये बैलेंस अचानक कैसे बन गया? डकआउट की रणनीतियों से लेकर ऑन फील्ड सब कुछ सही कैसे होने लगा? तो इसका जवाब है फ्रेडी विल्डे। कौन है फ्रेडी विल्डे? आरसीबी के लिए ये क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं? इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं खबर गांव। फ्रेडी विल्डे साल 2023 में आरसीबी के साथ एनालिस्ट हेड के तौर पर जुड़े थे। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के दौरान टेबल पर बैठे थे। किस खिलाड़ी को खरीदना है, नहीं खरीदना है, इसमें फ्रेडी विल्डे का अहम रोल था। हमेशा कमजोर गेंदबाजी करने वाली आरसीबी इस बार सबसे मजबूत गेंदबाजी लाइनअप बनकर उभरी। जितेश शर्मा को फिनिशर के तौर पर खरीदा गया। ऑक्शन के बाद एक लिंक्डइन पोस्ट में फ्रेडी ने बताया था कि 90% उन खिलाड़ियों को खरीदा जिन्हें खरीदना चाहते थे। वेंकटेश अय्यर और युजवेंद्र चहल भी टारगेट पर थे, लेकिन उन्हें नहीं खरीद पाए। दावा किया जाता है कि फ्रेडी के पास 1 लाख से ज्यादा मैचों का डेटा है, क्योंकि वो डेटा और रिकॉर्ड शेयर करने वाली वेबसाइट क्रिकबज़ के साथ 8 साल तक काम कर चुके हैं। इससे पहले वो एक पत्रकार थे। अब सवाल यह है कि फ्रेडी ने आरसीबी से जुड़ने के बाद ऐसा क्या बदल दिया जो टीम की किस्मत एकदम से पलट गई? तो इसके लिए टिम विगमोर के साथ लिखी गई फ्रेडी विल्डे की किताब क्रिकेट 2.0 इनसाइड द T20 रिवॉल्यूशन के उस चैप्टर को समझना होगा जो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वाई सीएसके विन, वाई आरसीबी लूज। फ्रेडी के इस चैप्टर में चेन्नई के 5 बार ट्रॉफी जीतने का कारण और बेंगलुरु के 3 बार असफल होने के बारे में बारीकी से समझाया गया है और बाद में इसी पर काम किया गया। चेन्नई सुपर किंग्स की कहानी 2008 में शुरू हुई, जब इंडियन प्रीमियर लीग की पहली नीलामी ने इस फ्रेंचाइजी को एक ऐसी नींव दी जो समय के साथ आईपीएल की सबसे मजबूत इमारत बन गई। सीएसके के मालिक नारायण स्वामी श्रीनिवासन पहले से ही क्रिकेट में अनुभवी थे। उनके पास क्रिकेट टीमें चलाने का तजुर्बा था, जिसने उन्हें बाकी फ्रेंचाइजियों से आगे रखा। क्रिकेट 2.0 इनसाइड द T20 रिवॉल्यूशन में राहुल द्रविड़ की एक बात का जिक्र है। द्रविड़ कहते हैं सीएसके को शायद शुरू से ही फायदा था, क्योंकि उनके मालिक क्रिकेट के बिजनेस को समझते थे। उनकी स्काउटिंग और रणनीतियां बाकियों से बेहतर थी। सीएसके ने अपनी रणनीति का आधार 2008 में ही रख दिया, जब उन्होंने एमएस धोनी को 9.5 करोड़ में खरीदा। धोनी उस समय भारत का पहला T20 वर्ल्ड कप जिता चुके थे। वो एक विस्फोटक बल्लेबाज, तेज विकेटकीपर और एक समझदार कप्तान थे। धोनी को नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी बनाकर सीएसके ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक लीडर चाहते थे। धोनी की कप्तानी ने सीएसके को एक ऐसी पहचान दी जो सालों तक उसके साथ रही। पहली नीलामी में सीएसके ने डायनामिक बल्लेबाज सुरेश रैना और उभरते ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को चुना। दोनों बाद में भारत के लिए बड़े सितारे बने। इसके अलावा सीएसके ने लोकल तमिलनाडु खिलाड़ियों पर भी भरोसा किया। तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी और बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ भी इसका उदाहरण है। 2012 में रविंद्र जडेजा को साइन करके सीएसके ने अपने इंडियन कोर को और मजबूत किया। धोनी, रैना, अश्विन, बद्रीनाथ और जडेजा ने सीएसके के लिए 100 से ज्यादा मैच खेले, जो उनकी स्थिरता का सबूत है। राहुल द्रविड़ कहते हैं कि सीएसके ने चुन चुनकर क्वालिटी भारतीय खिलाड़ियों पर फोकस किया। ये एक शातिर आर्थिक रणनीति थी। सीएसके ने अपने भारतीय कोर को विदेशी खिलाड़ियों के साथ भी पूरा किया।
2008 में मैथ्यू हेडन और स्टीफन फ्लेमिंगन जैसे ओपनर, माइक हसी जैसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और एल्बी मॉर्कल जैसे फिनिशर सामने आए। समय के साथ विदेशी खिलाड़ी बदले। फाफ डु प्लेसिस, शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो और इमरान ताहिर जैसे नाम भी शामिल हुए, लेकिन उनके रोल्स नहीं बदले। सीएसके ने हमेशा विदेशी खिलाड़ियों को उन रोल्स में लिया जो भारतीय खिलाड़ी नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए हेडन और हसी ओपनिंग करते थे, जबकि ब्रावो और मॉर्कल डेथ ओवर्स में फिनिशिंग करते थे। सीएसके की रणनीति उनके होम ग्राउंड चेपक के एमए चिदंबरम स्टेडियम के इर्द गिर्द बनी हुई थी। चेपक की पिचें स्पिन फ्रेंडली थी। दक्षिण भारत का गर्म मौसम मिट्टी को सुखा देता था, जिससे गेंद टर्न करती थी। सीएसके ने इसी फायदे को समझा और अपनी गेंदबाजी को स्पिन हैवी बनाया। अश्विन, जडेजा और ताहिर जैसे स्पिनरों ने उनकी गेंदबाजी को ताकत दी। 2019 तक सीएसके ने सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स से कम स्पिनर ओवर्स फेंके थे। उनकी बल्लेबाजी भी स्पिन को ध्यान में रखकर बनाई गई। मिडिल ऑर्डर में रैना और धोनी जैसे भारतीय खिलाड़ी स्पिन को बेहतर खेलते थे, जबकि विदेशी खिलाड़ी ओपनिंग करते जहां स्पिन कम होती थी। 2019 तक सीएसके ने चेपक में 59 में से 41 मैच जीते, यानी कि 69% जीत का रिकॉर्ड, जो आईपीएल की सबसे बेहतरीन होम परफॉर्मेंस में से एक था। सीएसके की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी स्थिरता। धोनी और कोच स्टीफन फ्लेमिंगम ने 2009 से एक स्थिर नेतृत्व दिया। फ्लेमिंग जो 2008 में सीएसके के लिए खेले, कोच बनने के बाद लगातार उसके साथ बने रहे। उनके सपोर्ट स्टाफ में भी कई पूर्व सीएसके खिलाड़ी थे, जैसे बैटिंग और बॉलिंग कोच जो 2008 के फाइनल में खेले हुए थे। सीएसके ने हार के बाद भी जल्दीबाजी में बदलाव नहीं किया। औसतन उन्होंने जीत के बाद 0.9 और हार के बाद 1.6 बदलाव किए। 2019 तक सीएसके ने सिर्फ 74 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया, जो मूल 8 आईपीएल टीमों में सबसे कम था। धोनी और रैना हर सीजन में कप्तान और वाइस कप्तान रहे। सीएसके ने अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा किया, भले ही उनकी उम्र ज्यादा थी। 2018 में उनकी औसत उम्र 34.5 साल थी, जिसके लिए उन्हें डेड्स आर्मी कहा गया। फिर भी अनुभव ने उन्हें ताकत दी। 2018 के फाइनल में 37 साल के शेन वॉटसन ने शतक जड़कर तीसरा आईपीएल खिताब जिताया। धोनी ने कहा, हम शानदार फील्डर नहीं हो सकते, लेकिन अनुभव से हम बैटिंग और बॉलिंग में नुकसान की भरपाई कर लेते हैं। उनकी फील्डिंग में कैचिंग पर जोर था, जो अनुभव के साथ बेहतर होती थी। सीएसके की बल्लेबाजी और रणनीति भी साफ थी। वो पावर प्ले को आक्रामक होने के बजाय पारी को सेट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। माइक हसी ने बताया, हमारा लक्ष्य पहले 6 ओवर्स में 40-45 रन बिना विकेट खोए बनाना था। हमें पता था कि रैना, धोनी और मॉर्कल जैसे फिनिशर्स हमारे पास हैं। यह रणनीति चेपक के कम स्कोरिंग पिचों और उनकी मजबूत गेंदबाजी के अनुकूल थी। सीएसके ने 57% रन चेज आखिरी ओवर तक में ले जाकर किए और जीत भी ली। सीएसके ने टॉस के साथ भी लचीलापन दिखाया। 2008 से 2011 तक उन्होंने 81% बार बैटिंग चुनी, लेकिन 2012 से 62% बार चेस करना पसंद किया। उनकी बल्लेबाजी में रोल्स क्लियर थे। रैना, धोनी, मॉर्कल और ब्रावो जैसे खिलाड़ी मैच के स्थिर, बाउंड्री साइज या गेंदबाज के आधार पर बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे जाते थे। सीएसके की गेंदबाजी में भी रोल्स बिल्कुल साफ थे। दीपक चाहर पावर प्ले में स्विंग गेंदबाजी करते, जबकि ब्रावो डेथ ओवर्स में वेरिएशंस के साथ सामने आते। धोनी की कप्तानी सीएसके की आत्मा थी। 2019 तक उन्होंने 862 प्रोफेशनल मैच खेले, जिसमें 547 में कप्तानी की। उनका ठंडा दिमाग और सैकड़ों मैचों का अनुभव उन्हें एक क्रिकेट सुपर कंप्यूटर बनाता है। ड्वेन ब्रावो ने 2019 में खुलासा किया, सीएसके में टीम मीटिंग्स नहीं होती, हम स्थिति को देखकर जल्दी अपडेट करते हैं। यही अनुभव का कमाल है। आरसीबी की कहानी सीएसके के बिल्कुल उलट है। 18 साल बाद उन्हें जीत मिली। यह जीत नहीं, गलतियों को सही कर मिली है, जिसकी वजह से टीम अब तक नहीं जीत पा रही थी। क्या कारण थे? गलत रणनीतियां, अस्थिरता और असंतुलित स्क्वाड।
आरसीबी के मालिक विजय माल्या एक बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन क्रिकेट में उनका कोई अनुभव नहीं था। आईपीएल में 4 टीमों के लिए खेलने वाले मुरली कार्तिक कहते हैं, माल्या मीटिंग्स में बैठते थे और उनके पास वीटो का अधिकार था। क्रिकेट को प्रोफेशनल्स पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन माल्या का दखल बहुत ज्यादा था। 2008 की पहली नीलामी में आरसीबी ने राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले जैसे सीनियर्स भारतीय खिलाड़ियों पर पैसा खर्च किया, जो अपने करियर के अंत में थे और जल्दी रिटायर हो गए। इसके बाद उन्होंने ज्यादातर बजट विदेशी बल्लेबाजों पर उड़ाया। 2011 की मेगा नीलामी में आरसीबी ने क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और तिलक रत्ने दिलशान जैसे स्टार बल्लेबाजों पर भारी पैसे खर्च किया, लेकिन इसमें उनकी गेंदबाजी कमजोर रह गई। इस बारे में राहुल द्रविड़ ने कहा है कि आरसीबी ने कभी अपनी टीम को बैलेंस नहीं किया। उनकी सिलेक्शन और नीलामी में बहुत खराबी थी। आरसीबी एक मजबूत भारतीय कोर नहीं बना पाया। 2019 तक सीएसके के पास 5 भारतीय खिलाड़ी थे, जिन्होंने 100 से ज्यादा मैच खेले, जबकि आरसीबी के पास सिर्फ विराट कोहली थे। सीएसके ने स्थानीय तमिलनाडु खिलाड़ियों जैसे अश्विन और बद्रीनाथ का फायदा उठाया, लेकिन आरसीबी ने कर्नाटक के खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया। कोई भी कर्नाटक खिलाड़ी आरसीबी के लिए 75 से ज्यादा मैच नहीं खेल पाया। आरसीबी की रणनीति में हमेशा से बैटिंग हावी रही थी। कोहली, डिविलियर्स और गेल जैसे बल्लेबाज पर भारी खर्च के कारण उनके पास मजबूत गेंदबाजों के लिए पैसा कम पड़ता था। 2019 में कोहली और डिविलियर्स की सैलरी उनके बजट का 1/3 हिस्सा था। उनकी गेंदबाजी, खासकर पेस, हमेशा कमजोर रही। सिर्फ लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ही लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सके। एक टीम इनसाइडर ने बताया, माल्या को बैटिंग सुपरस्टार्स पसंद थे। मुस्तफिजुर रहमान जैसे गेंदबाजों को उन्होंने नीलामी में चुप करा दिया। आरसीबी का होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम फ्लैट पिच और छोटी बाउंड्रीज के लिए जाना जाता है। यह बल्लेबाजों के लिए गजब का मैदान था, लेकिन आरसीबी इस फायदे को भुना नहीं पाया। उनकी कमजोर गेंदबाजी बड़े स्कोर को भी डिफेंड नहीं कर पाती थी। कोच ट्रेंट वुडहिल ने कहा था कि चिन्नास्वामी में कोई होम एडवांटेज नहीं है। सरफेस इतनी अच्छी है कि गेंदबाज जूझते हैं। आरसीबी ने चेज में 51% मैच जीते, लेकिन डिफेंड करते हुए सिर्फ 40%। आरसीबी का सिलेक्शन सिस्टम भी बहुत अनबैलेंस था। वो हार के बाद औसतन 2.4 बार बदलाव करते, जो सीएसके से कहीं ज्यादा था। उन्होंने कई होनहार खिलाड़ियों को जल्दी रिलीज किया। 2018 और 2019 में लोकेश राहुल, शेन वॉटसन, सरफराज खान और क्विंटन डिकॉक को रिलीज किया, जो बाद में दूसरी टीमों में जाकर चमके। 2011 में सौरभ तिवारी पर $1.6 मिलियन खर्च किए गए, लेकिन 3 सीजन में सिर्फ 1.50 बनाने के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया। 2019 में शिमरन हेटमायर को 4 पारियों में 15 रन बनाने के बाद ड्रॉप कर दिया गया, जबकि सीएसके ने उसी सीजन में वॉटसन को खराब शुरुआत के बावजूद मौके दिए और उन्होंने फाइनल में 50 रन ठोक दिए। क्रिकेट 2.0 इनसाइड द T20 रिवॉल्यूशन किताब के हवाले से क्रिकबज़ में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि विराट कोहली की कप्तानी आरसीबी की मुश्किलों को और बढ़ाती थी। 2013 में 24 साल की उम्र में कप्तान बने कोहली बहुत ज्यादा भावुक और अनस्टेबल थे। वो बाउंड्री पर टहलते, विकेट लेने पर हद से ज्यादा एग्रेशन और कैच छूटने पर उत्तेजित हो जाते। उनकी कप्तानी में टाइट मैचों में गलत फैसले होते थे। गौतम गंभीर ने 2019 में कहा, कोहली चतुर या टैक्टफुल कप्तान नहीं है। आरसीबी को उन्हें इतना लंबा मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। कोहली ने अपने आईपीएल के करियर में कई अलग अलग कोच के साथ काम किया। जब फ्रेडी ने अपनी किताब में आरसीबी की इन समस्याओं को बारीकी से समझकर उजागर किया, तो फ्रेंचाइजी ने उनसे संपर्क साधा और 2023 में साथ जोड़ लिया। फिर फ्रेडी ने जो काम किया उसका नतीजा आज हम सबके सामने है। उन्हें पता था कि चेन्नई और आरसीबी का फैन बेस भले ही अथाह हो, मगर दोनों के काम और सिलेक्शन या मैदान में रणनीति बनाने के तरीके के बारे में बात होती है, तो दोनों टीमें बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जाती मालूम पड़ती है। मगर साल 2025 यानी कि बहुत लंबे वक्त बाद ऐसा हुआ जब आरसीबी में बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देखकर एक बैलेंस दिखाई पड़ रहा था। शायद यही कारण है कि वो इस बार ट्रॉफी उठाने में सफल रहे। शुक्रिया।